गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग बेटा। सबको मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप के थ्रू मुझे कंफर्म करेंगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अक्षत, खुशी, तेजस्वत और तेजस्वत, ये क्या है? आप अपने खुद के नाम और आपकी आईडी में आपकी पिक होनी चाहिए। ओके तेजस्वत, ये जो आपने आइकॉन लगाया हुआ है ये नहीं होगा। आप प्रॉपर एक डिसेंट वे पे आपकी ही, जब आप मुझे दिखते हैं नाम के साथ, आपकी पिक होनी चाहिए। ये श्रेयांश लोढ़ा, आई कैन सी यू। अक्षत मारोटी, खुशी जैन, भूमि कोचर, आगम, दिव्या, गुड, स्नेहा, सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग बेटा सबको फिर से। और अब हम कक्षा, उस दिन होमवर्क के साथ हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया था, सबने क्लास अटेंड की थी। हम सबके थ्रू मुझे कंफर्म करेंगे आपने क्लास अटेंड की थी। क्लास हमको, क्योंकि हमने पूरा डिस्कशन भी हुआ था, हमारी चर्चा हुई थी क्लास पर, और हम थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, हर कंटेंट के साथ, हर डाउट के साथ हमने चैप्टर पढ़ लिया था, समझ लिया था। आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि दो बैलों की कथा में किसी को अब कुछ डाउट होगा। बहुत ही प्यारी सी, सरल सी, सीधी सी कहानी है जिसमें हमें भारत के गांव से और भारत के ग्रामीण समाज से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अब हमारा दूसरा पाठ आता है आपकी क्षितिज भाग 1 पुस्तक में। कौन सा है? कितने लोग पोर्टल के थ्रू गए हैं? आप मुझे बताएंगे पाठ का नाम। हाँ, कौन पढ़ के रहा है? स्नेहा। स्नेहा अनम्यूट करो आपको। स्नेहा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, कौन सा पाठ पढ़ना है? पाठ 2, ल्यासा की ओर। ल्यासा की ओर। वेरी गुड। यही पढ़ना है या कबीर की साखियां कविता पढ़नी है? जो आप लोग बोलेंगे वो पढ़ सकते हैं। बोलिए क्या मैम पढ़नी? यही पढ़। ल्यासा की ओर। हाँ, यस मैम। अच्छा, यस मैम। ये वही स्नेहा है ना? हाँ, यस यस मैम। जिसे मैंने 2 साल से पढ़ाया है, मेरी वही। यस मैम। तो मुझे दिख तो नहीं रही है क्या? स्नेहा और ममता की मीनिंग सेम है बेटा वैसे, है ना? इसलिए हमारे बीच में 2 साल से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्नेहा मीन्स ऑल्सो यस लव मैम। एंड ममता मीन्स ऑल्सो लव। तो यस मैम। जरा मुझे अपना प्यारा सा चेहरा दिखाइए बच्चे। यस मैम। हाँ, चलिए आइए मेरे सामने। मैम बंद कर दो। हाँ, यस, अनम्यूट करके सामने आओ स्नेहा। यस मैम। यस मैम। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ बेटा, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। चलिए तो यस मैम। एंड ठीक है स्नेहा, है ना? अगले उसमें तुम अपने को अनम्यूट करके सामने आना, ठीक है? ल्हासा की ओर सबको यही पाठ पढ़ना है? ल्हासा की ओर पढ़ना है या कबीर की साखियां पढ़नी है? स्नेहा ने बताया, आई होप कि वो सबको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने सबकी इच्छा बता दी। आप जैसा चाहेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, हम उस चैप्टर के साथ हमको इक्वली पढ़ना है। एक चैप्टर गद्य का, एक चैप्टर पद्य का। 2 बैलों की कथा हमने कहानी गद्य से पढ़ ली, अब हमको काव्य से पढ़ना है या गद्य से ही कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो काव्य की होगी। दिव्या, दिव्या अनम्यूट योरसेल्फ। तुषार, तुषार कैन यू हियर मी? अनम्यूट योरसेल्फ तुषार। यस मैम। तो तुषार मुझे बताइए, आप कि क्या बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे, गद्य की पद्य? गद्य। गद्य ल्हासा की ओर, ठीक है, वेरी गुड। तो पहले हम जान ले ल्हासा की ओर गद्य का एक पार्ट है ट्रेवलॉग। आपने हिस्ट्री में ट्रेवलॉग पढ़ा है?
ट्रेवलर्स आते थे हमारे इतिहास में, बीच बीच में फॉरेनर्स एज ए ट्रेवलर इंडिया में आते थे और वो अपने अनुभव लिखते थे। उसको हम कहते हैं ट्रेवला क्या, यात्रा वृतांत। हिंदी में उसको कहते हैं यात्रा वृतांत, यात्रा के बारे में बताना। तो ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी के कहानीकार या साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखी सच्ची घटना है जब उन्होंने लहासा की यात्रा की थी, इसलिए यह एक यात्रा वृतांत है। आपका यह पाठ कोई कहानी या और कोई फॉर्म नहीं है, यह एक गद्य का एक रूप है जिसे हम कहते हैं यात्रा वृतांत। पाठ क्या है ये? पाठ को हम क्या बोलेंगे? स्नेहा, स्नेहा पाठ किस टाइप का पाठ है ये? अनम्यूट योरसेल्फ स्नेहा। यस मैम। किस टाइप का पाठ है ये लहासा की ओर? मैम पढ़ी नहीं हूँ मैं। यात्रा वृतांत, ठीक है, यात्रा का विवरण। इसमें हम जानेंगे उस स्थान के बारे में, लेखक के बारे में और वहां के कल्चर के बारे में। यस मैम, यस मैम। वहां पर गए थे। अब हम जान लेते हैं, लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। पूरी जिंदगी इन्होंने यात्रा की, यात्रा कर करके वहां के बारे में जानकारियां दी और वहां की संस्कृति, वहां का सामाजिक जीवन, वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था, ये सब के बारे में हमें सूचनाएं दी अपने यात्राओं के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। यह जो पाठ है लहासा, अब हम जान ले लहासा क्या है। लहासा एक स्थान है तिब्बत में, तिब्बत में एक स्थान है लहासा, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, उसको दुनिया की छत भी कहते हैं। दुनिया की छत यानी दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटो, दुनिया का सबसे ऊंचा छत या पठार है, प्लेट्यू है, इसलिए उसको दुनिया की छत कहते हैं। और यह तिब्बत की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, वैसे ही तिब्बत की राजधानी या कैपिटल ऑफ तिब्बत क्या है? क्या है? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? आर्या, आर्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आर्या, आर्या कैन यू हियर मी? अक्षत मारुति, Yes, ma'am. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. बेटा, लहासा क्या है, कहां पर है यह स्थान? तिब्बत में। कैसे जानते हैं लोग दुनिया को लहासा से? किस तरह से जानते हैं लोग लहासा को, बताइए। बताओ बेटा। दुनिया की छत, अब छत कहाँ पर होता है? आपके घर में जो छत होती है वो कहाँ पर होती है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। तो वैसे ही ये दुनिया के सबसे ऊंचे भाग में पठार है, प्लेट्यू है। आपने फॉर्म ऑफ लैंड्स पढ़े होंगे, है ना, कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं? Yes, ma'am. प्लेट्यू एंड माउंटेन्स पढ़ा है ना, तो उसी में ये आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है ये, जो कि तिब्बत की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, इनका ओरिजिनल नाम था पहले केदार पांडे, यह उनका ओरिजिनल नाम था। मैं अभी लेखक के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जब मैं पूछूंगी तो आंसर आप लोगों के साइड से आना चाहिए, क्लियर? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने यह पाठ लिखा हुआ है। तो पहले जब वो केदार पांडे थे, पाठ लिखते थे, अपने यात्रा करते हुए पूरा जीवन उन्होंने सीखा है। हर किसी के सीखने का एक तरीका होता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने यात्राओं से सीखा है, पूरे दुनिया की जानकारी उन्होंने यात्रा करते हुए प्राप्त की है। जैसे हम पढ़ के, सुन के, समझ के सीखते हैं, उन्होंने यात्रा करके सीखा है। यात्राओं के द्वारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है।
बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्रीलंका चले गए वो बाद में। श्रीलंका जाकर उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु की तरह बुद्धिज्म को अपनाया और एक बौद्ध भिक्षु की तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हुए। राहुल संस्कृत्यायन जी के द्वारा लिखी हुई इस पाठ में, इस जानकारी में हम तिब्बत के बारे में जानेंगे। आज से लगभग 80-90 साल पहले जब वो तिब्बत की यात्रा, उन्होंने 2 बार तिब्बत की यात्रा की। याद रखिए, तिब्बत की यात्रा दिल्ली या मुंबई जाने जितना सरल नहीं है कि हम फ्लाइट में बैठे और उड़ के 2 घंटे में पहुंच गए, या हम ट्रेन में बैठे और उड़ के पहुंच गए। अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो तो चलो ठीक है, अब डेवलपमेंट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हो गई है, तो हम कहीं पर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। उस समय पर तिब्बत मानसरोवर जाना बहुत ही दुर्लभ यात्रा होती थी, बहुत ही दुष्कर और कठिन यात्रा होती थी। हर कोई वहां नहीं जा पाता था, बहुत कठिनाई होती थी। बहुत महीनों तक पैदल हिमालयन रेंजेस में चढ़ते हुए, पार करते हुए, ठंड को बर्दाश्त करते हुए लोग तिब्बत मानसरोवर पहुंच पाते थे। तो लेखक ने अपने ज्ञान के चलते, उनको इतनी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, विभिन्न संस्कृतियों को, खासकर भारत के आसपास जुड़े हुए संस्कृतियों को, जैसे चीन, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सभी देशों की, बर्मा, उन्होंने यात्रा की है और वहां के बारे में लिखा है। वो प्रकृति के बहुत नजदीक रहकर सीखा है उन्होंने प्रकृति से, और अपनी यात्रा की जानकारी हमें दी है। इस पाठ में उन्होंने तिब्बत और लहासा के बारे में बताया है। और उनके साथ उनके एक मित्र थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो भी मंगोल से आए हुए थे, सुमति नाम के उनके मित्र थे उनके साथ इस यात्रा में। उनके मित्र का क्या नाम था? सुमति। तो सुमति नाम के मित्र थे, वो भी बौद्ध भिक्षु बनने के बाद, जबकि वो आए थे मंगोल से। तो सुमति ने उनका साथ दिया इस यात्रा में और उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में हमें बताया है। लेखक जब उस समय तिब्बत का समाज कैसा था, तिब्बत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तिब्बत के लोग कैसे होते थे, और मेन सोर्स ऑफ इनकम, हर देश का, हर स्थान का अपना एक आय का साधन होता है, सोर्स ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं। जैसे हमने 2 बैलों की कथा पाठ में पढ़ी है। हमारे इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुख्य आय का साधन क्या है हमारे भारत का? श्रेयांश लोढ़ा, अनम्यूट कर रही हूं मैं आपको, आप बताएंगे। श्रेयांश, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेयांश, अनम्यूट करिए अपने आप को। श्रेयांश, बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। श्रेयांश, मुझे बताओ, 2 बैलों की कथा पाठ में हमने पढ़ा कि भारत ने मतलब पैसा आने के साधन क्या था? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है बेटा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए, आप अपने डिवाइस को एक बार रिफ्रेश करिए, फिर आपको आवाज आएगी। मुख्य साधन, राज अपने को अनम्यूट करिए। आई एम आस्किंग टू यू, राज भंगानी। राज, कैन यू हियर मी? राज, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो राज, 2 बैलों की कथा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? सुनना, अरे नहीं, मैं ये बोल रहा था, मैं क्या क्रेडिट कार्ड बिल पापा का एक मिनट, आप लोग सब एक साथ बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी। मैं बोलूंगी उसके बाद में, जैसे आप लोग ओनली यू हैव टू रेज योर हैंड्स, आप हाथ उठाएंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे या थम्स के थ्रू मुझे कंफर्म करेंगे, देन ओनली आई कैन कम टू यू, और हमारी ये जो क्लास है वो स्मूथली चलेगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, राज अनम्यूट योरसेल्फ। राज, आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? Raj, unmute yourself. Can you hear me, Raj? Okay. Mudit,
मुदित आप मुझे सुन रहे हो? अनम्यूट करो मुझे, अपने आप को अनम्यूट करो। मुदित, मुदित अनम्यूट योरसेल्फ। मुदित तुम्हें, यस मैम। हाँ मुदित, आपने 2 बैलों की कथा पाठ पूरा, जितने भी हमने 3 दिन का चैप्टर अटेंड किया आपने क्लासेस? मुदित, यस मैम। हाँ। यस मैम। अब मुदित मुझे ये बताओ, उस पाठ में हमने क्या पढ़ा है कि भारत जैसे देश में आय का, पैसा आने का मुख्य साधन क्या है हमारे? हाँ बोलो, किस आधार पर, किस बेस पर हमारे देश में अर्थव्यवस्था चलती, इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी का बेस क्या है? मैम नहीं पता। 2 बैलों की कथा पाठ मतलब आपने अटेंड नहीं की मुदित? हाँ मैम मेरा क्लास ही नहीं आ रहा था, अभी 2-3 दिन में आना चालू हुआ है। मैं मैसेज भी किया था स्कूल में। तो नेक्स्ट टाइम से आप रेगुलर रहेंगे, और पोर्टल में कंटेंट और वो सब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब दिए हुए हैं, चैप्टर रीडिंग करेंगे आप, ठीक है? यस मैम। हाँ। आगम, आगम, आर यू देयर? आगम आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, स्नेहा अनम्यूट कर अपने आप को। स्नेहा अनम्यूट करो। यस मैम। हमारे देश के अर्थव्यवस्था या आय का मुख्य साधन क्या है स्नेहा? मैम नहीं पता। बैलों की कथा पाठ अटेंड नहीं की बेटा? मैम एक क्लास अटेंड नहीं की थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कौन आंसर कर सकते हैं? क्योंकि हमने इस पर बहुत डीपली डिस्कशन किया है। हु कैन आंसर? तेजस्वर, कोई भी चाहिए प्लीज, आप लोग एकदम क्वाइट प्लेस पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, किसी एक के बैकग्राउंड से भी या साउंड से कोई आवाज आएगी तो। यस आर्या, वेरी गुड बेटा, अनम्यूट करिए अपने आप को। आर्या, आर्या अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एग्रीकल्चर। वेरी गुड आर्या। खेती, कृषि, ये हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का मेन आधार है, मुख्य आधार या मेन बेस है। ये हमारे इनकम का साधन है, सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक उसी तरह उस समय में जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की थी, ल्हासा की ओर गए थे, उस समय वहां का, अब तिब्बत कहां पर है? हिमालयन रेंज याद करिए, बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है? भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है, जो कि कैप्चर्ड बाय चाइना, और पूरा ऊंचे ऊंचे हिमालय के माउंटेन्स, हिल्स और पिक्स हैं। आप वहां पर सोच सकते हैं कि क्या होगा सोर्स ऑफ इनकम, वहां के लोग कैसे अपना जीवन चलाते होंगे, उनके आय का साधन क्या होगा, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती होगी। हिली एरिया में हम गए हैं, बहुत सारे लोग ट्रेवल किए होंगे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और दार्जिलिंग जैसी जगह में, नॉर्थ ईस्ट में, शिलोंग या मेघालय में। आप वहां जाकर के जब यात्रा करने हम जाते हैं, यात्रा करने जब हम जाते हैं तो हम वहां के आसपास की केवल ब्यूटी को बस समझने जाते हैं या एंजॉय करने जाते हैं कि हमने देखा अरे कितना सुंदर पहाड़ है, कितना प्यारा झरना है, कितनी प्यारी सी नदी बह रही है और वाटरफॉल है, हम केवल ये देखने जाते हैं? नहीं, यात्रा करते जाते हुए हमें पूरी तरह से अलर्टली जागरूक होकर यह देखना है कि उस स्थान की ज्योग्राफी कैसी है, उस स्थान का कल्चर कैसा है, उस स्थान के लोग कैसे हैं और वो पैसे कैसे कमाते हैं। कोई भी स्थान या क्षेत्र पैसों से चलता है, पैसों से उनकी जरूरत की चीजें पूरी होती है, उनको भोजन, कपड़ा और मकान मिलता है, शिक्षा मिलती है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो किसी को नहीं मिलता है, रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने को वस्त्र और यूनिफॉर्म, और पढ़ाई करने के लिए स्कूल की फीस। इन सब चीजों के लिए, जैसा आप सबको पता है कि आपके पापा कुछ ना कुछ काम करते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, सबके पापा कोई ना कोई काम करते हैं।
तो वैसे ही तिब्बत के लोग क्या करते थे, जिससे उनके घरों में पैसे आते थे, वो लोग सरवाइव कर पाते थे, उनकी जीविका चलती थी। यही सब हमें लेखक ने बताया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, विभिन्न प्रकार के समाज किस तरह संचालित होते हैं, कैसे चलते हैं। तो उस समय लगभग आज से 80-90 साल पहले तिब्बत के समाज में अर्थव्यवस्था, पैसा कमाने का मुख्य साधन था टूरिज्म, पर्यटन, जो कि आज भी है। टूरिज्म या पर्यटन, यानी कि लोग वहां जाते थे, पर्यटन या टूरिज्म घूमने जाते हैं लोग, और वहां के गवर्नमेंट को, वहां के लोकल गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं टूरिज्म का। वहां पे होटल्स होते हैं, वहां पर सुंदर, जहां पर हम जाते हैं हमको टिकट कटाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं। ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अब वहां की यात्रा में जब लेखक गए थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस समय कुछ भी नहीं था और कोई सुविधाएं नहीं थी। आज जैसे हम किसी भी स्थान पर चले जाते हैं, हमको 3 स्टार 5 स्टार होटल मिल जाते हैं, एसी रूम मिल जाते हैं। उस समय पर बिना बिजली के ऐसे दिए या लालटेन से जलता हुआ गरीब का झोपड़ा होता था। किसी गरीब तिब्बती के घर के झोपड़े में लोग रहने के लिए मजबूर होते थे। क्यों? क्योंकि लोग उस समय पिकनिक मनाने नहीं जाते थे, लोग उस समय सीखने जाते थे, ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। इसलिए वो हर स्थिति में एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था ज्ञान प्राप्त करना, ना कि एंजॉय करना या एंटरटेनमेंट करना। कि हमें तो नहीं, जब तक लग्जरी होटल नहीं मिलेगा हम नहीं रहेंगे, जब तक एसी रूम नहीं मिलेगा हम नहीं रहेंगे, जब तक रूम में गीजर नहीं होगा हम नहीं रहेंगे। उस समय ऐसे नखरे नहीं होते थे। लाइफ वॉज वेरी सिंपल। लोगों के जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी, सरलता थी, जरूरतें कम थी, बहुत सीमित जरूरतों में लोग अपना जीवन जी लेते थे। यही चीजें लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने बताने की कोशिश की है कि उस समय तिब्बत के लोग कैसे थे, भोले भाले सीधे साधे, और हर अजनबी को अपने घर में बुला करके रुकने देते थे। लेकिन दिन के समय यदि लोग वहां पर चले जाते थे तो वो स्वागत करके उनको अपना घर ठहरने के लिए रूम देते थे, खाने के लिए भोजन देते थे। लेकिन रात के समय कोई भी चला जाए वो नहीं रहने देते थे। ये उस समय क्यों? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उस समय चोर लुटेरे डाकू आकर के रात के समय अटैक कर जाते थे और वहां के लोगों का सामान छीनकर चोरी करके भाग जाते थे, उनकी हत्या करके भाग जाते थे। तो लेखक जब 2 बार तिब्बत गए, पहली बार और दूसरी बार, एक बार लेखक जब दिन के समय गए थे तो उनको रुकने के लिए घर मिला था, जगह मिली थी, जबकि वो एकदम थके हारे, अस्त व्यस्त, एकदम जैसे कि सड़क में भीख मांगने वाले लोग रहते हैं ना, भिखारियों की तरह वेशभूषा में गए थे। तब भी उनको रुकने के लिए रूम मिल गया था। लोगों ने उनको बुला करके कि आ जाओ, तुम रह जाओ करके। उनके कपड़ों को, उनके फटे हाल स्थितियों को नहीं देखा था। दूसरी बार जब लेखक रात के समय पहुंचे, बहुत जेंटलमैन की तरह, बहुत साफ सुथरे कपड़ों में, बहुत सभ्यता से जेंटलमैन की तरह गए थे, तो लोगों ने उनको नहीं रुकने दिया। क्यों? क्योंकि वो रात के समय गए थे। तब लोगों को ये डर था कि रात के समय आने वाले लोग हमें अटैक कर सकते हैं, हमारा घर छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, हमको मार सकते हैं। उनको भरोसा नहीं था लोगों पर, इसलिए रात में भी किसी को नहीं आने देते थे। दिन के समय चाहे वो भिखारी हो, चाहे कोई भी अजनबियों को भी वो आने देते थे, क्योंकि दिन में वो लड़ सकते थे, अंधेरे में वो लड़ नहीं सकते थे। कहाँ भागते? क्योंकि वहां तो केवल वन वे, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ खाई है, भाग के अंधेरे में कहाँ जाते? इसलिए वो रात में किसी भी अजनबी को, अननोन पर्सन को अपने घर में रुकने की जगह नहीं देते थे। उनका फूड, उनका भोजन भी बिल्कुल अलग था। जो उस समय अवेलेबल होता था वो ही खाना वहां के यात्रियों को खाना पड़ता था। वहां पर उनकी अपनी चॉइस नहीं होती थी कि मुझे चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना, बर्गर खाना या पराठे खाना है। वहां पर कोई चॉइस नहीं होती थी। जो उस तिब्बत के लोगों के घरों में, गरीबों के घर में जो खिचड़ी मिल जाती थी, जो पीने के लिए मिल जाता था, जो भोजन अवेलेबल होता था, वही भोजन उस समय के यात्रियों को करना पड़ता था। वो अपनी इच्छा या स्वाद के अनुसार भोजन प्राप्त नहीं होता था। हमें जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमें सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि हम कंफर्टेबल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन तिब्बत जैसी जगह में हर चीज नहीं मिल पाती है, इसलिए जो चीजें प्राप्त होती हैं उनमें ही हमको काम चलाना पड़ता है। तो इस तरह से लेखक ने हमको समझाया एडजस्टमेंट के बारे में, कि जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं, अनजान स्थान पर जाते हैं,
खासकर तिब्बत जैसे कठिन स्थान पर जाते हैं जहां पर बहुत कठिन चढ़ाई होती है, इतने हाई पिक पर जाने के बाद आप सोचिए, आप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है, पढ़ा है ना साइंस में। हम जितने ज्यादा ऊंचाई पर जाते जाएंगे ऑक्सीजन का स्तर, लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होता जाता है। तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होता है जितना हमको चाहिए टू ब्रीथ। हमको जितना सांस लेने की जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमको हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। यस श्रेयांश, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करिए श्रेयांश। मैम जैसे हिमालय हाँ वेरी गुड, हिमालय। तो तिब्बत लहासा भी, एग्जाम्पल। हाँ वेरी गुड, है ना। तो जैसे हम जितने ज्यादा ऊंचे हिमालय के रेंजेस में जाएंगे वहां पर, जैसे कि लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं। जो नेपाल में ऊपर तक के जाते हैं जिसको सागर माथा या माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वहां तक जाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। और कई लोगों की तो मृत्यु तक हो जाती है। तो इक्वली उसी रेंज में तिब्बत और लहासा, ठीक है। तो वहां पर जब गए, मैम उस हाँ बोलो। मैम वहां तक तो ऑक्सीजन भी खत्म होके कोई लोग मर भी जाते हैं। आते हैं, यस वेरी गुड। तो जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिनको सांस की तकलीफ होती है, अस्थमेटिक लोग, बीपी, जिनको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर मना कर देते हैं। उनको मेडिकल फिटनेस जिनकी नहीं होती है, जो मेडिकली फिट नहीं होते हैं, उनको डॉक्टर्स जाने को मना करते हैं कि वहां पर आप नहीं जाएंगे। क्लियर? जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप इतने ऊंचे स्थान की यात्रा मत करिए क्योंकि उनकी जान को खतरा रहता है। यस बेटा, करो, बोलो, पूछना है? यस मैम। हाँ आर्या, आपने आंसर बताया था, बोलो। नो मैम। मैम आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? नो मैम। अब एक बार अपने, हाँ अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम अब आ रही है। 2 बार तिब्बत की यात्रा किए, लहासा की यात्रा किए, और एक बार तो वो रास्ता जानने के लिए पहली बार यात्रा किए, उस रास्ता को जानने के लिए, वहां के कल्चर को जानने के लिए। और म्यूट करिए आप लोग, हाँ पहली बार उन्होंने यात्रा की थी जानकारी प्राप्त करने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि वो कितने दिन जाकर के जैसे कठिन, मुझे स्टेप एकदम, हाँ तो पहली बार लेखक वहां पर गए थे जानकारी प्राप्त करने के लिए, तिब्बत की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहां के रास्तों के बारे में जानने के लिए, और ये देखने के लिए कि वो कितने दिन तक वहां के लोगों से परिचित होने के लिए कि कितने दिन तक वो वहां रह सकते हैं। क्योंकि लेखक को वहां से घूमने नहीं जाना था, लेखक को वहां स्टडी करने जाना था, अध्ययन करने जाना था, वहां के कल्चर को, वहां के धर्म को, वहां के और सामाजिक व्यवस्था को, वहां के सोशल सिस्टम को उनको स्टडी करना था। इसलिए वो दूसरी बार पूरी तरह से तैयारी के साथ गए कि भले उनको 2-3 महीना रुकना पड़े, 6 महीना रुकना पड़े, साल भर रुकना पड़े, वो वहां रुकेंगे और पूरी तरह से ज्ञान सीख करके, ज्ञान प्राप्त करके, स्टडी करके ही
वहां से किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे। जैसा कि मैंने लेखक के बारे में बताया, उन्होंने जीवन भर यात्रा की है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे। इसमें एक शब्द आया होगा यायावर। यायावर इसका मतलब होता है घुमक्कड़, घूमते रहने वाला। मतलब घूमते रहने वाला मतलब ये नहीं कि फालतू में घूमने वाला नहीं, सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमने वाला। ठीक है, बार बार नए नए स्थानों पर जाना, अनुभव प्राप्त करना, सीखना, वहां के कल्चर को स्टडी करना, वहां के सोशल सिस्टम को स्टडी करना। तो लेखक उनमें से एक हैं जिन्होंने यात्रा वर्णन किया है, यात्रा वृतांत लिखे हैं। इनका ओरिजिनल नाम था केदार पांडे। बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपना नाम, इनका नाम रखा गया राहुल सांस्कृत्यायन। नाम याद रहेगा इनके दोनों नाम, लेखक के दो नाम, ओरिजिनल नेम केदार पांडे एंड बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद इनका दूसरा नाम था राहुल सांस्कृत्यायन। स्नेहा अनम्यूट करो अपने आप को। स्नेहा, यस मैम। क्या नाम है लेखक के? कौन कौन से दो नाम है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको हाँ यस मैम। हाँ। क्या नाम बताया मैंने लेखक का जिन्होंने पाठ लिखा है? मैम राहुल सांकृत्यायन। Very good. त्यायन। हाँ, राहुल सांस्कृत्यायन। और ओरिजिनल नाम उनका पहले राहुल सांस्कृत्यायन नाम उनको कब मिला? जब वे मैम बुद्धिज्म जब उन्होंने बुद्ध ज्वाइन किया। धर्म ज्वाइन किया। उससे पहले वो किस नाम से जाने जाते थे? केदार, मैम पता नहीं। केदार पांडे। यस मैम, केदार पांडे। तिब्बत की पूरी संस्कृति को उन्होंने समझा, डीपली महसूस किया और वहां के बारे में जानकारी हमको दी है। तीसरा यस मैम। उनका मुख्य उद्देश्य था तिब्बत बौद्ध धर्म, बहुत अच्छे से वहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। फेमस है तिब्बत का बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है तिब्बत। और वहां पर ही बौद्ध भिक्षुओं के साथ बौद्ध मठ होते हैं। कितने लोगों ने मठों में, सांची का बौद्ध मठ किसी ने देखा? बौद्ध स्तूप किसी ने ट्रेवल किया? स्तूप मध्य प्रदेश में सांची के या बिहार के सारनाथ के बौद्ध स्तूप किसी ने ऐसे घूमते हुए कभी फैमिली के साथ? तो उस समय में जैसे हमारे मंदिर होते हैं, वैसे ही जो बौद्ध साधु होते थे, बौद्ध साधु के लिए उन्होंने मठ बनाया हुआ था, तो वो बौद्ध मठ कहलाते हैं। तो पूरे तिब्बत में ऐसे ही बौद्ध मठ हैं जहां पर बौद्ध साधु होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपना प्रेयर करते हैं। उस स्थान को कहते हैं बौद्ध मठ। तो लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जब दूसरी बार यात्रा करने गए तो वो एक बौद्ध मठ में गए और वहां पर वो बुद्धिज्म से जुड़े हुए लिटरेचर, बुक, ग्रंथ उनको मिले। वो उनको पढ़ने के लिए वहां पर कुछ दिन रुकना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पूरी जानकारी और यात्रा में समस्या ना हो, इसलिए अपने साथ एक और अपने मित्र को लेकर के गए थे। उनके मित्र का नाम था सुमति। मूलतः लेखक अपने जीवन के उद्देश्य को इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम भी जब जीवन में यात्रा करते हैं कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी लेखक की तरह बौद्ध भिक्षु हो जाइए, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं हर नए स्थान पर, हर नई जगह पर जब हम जाते हैं, तो हम कोशिश करें कि वहां से जुड़ी हुई कोई नई अनोखी चीज हो, जो भी है उसको हम समझने की कोशिश करें, वहां से एक ज्ञान प्राप्त करके वापस आए कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, वहां का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वहां का सोशल सिस्टम कैसा है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो शिलोंग मेघालय है, वहां का एक अलग ही कल्चर है। वहां पर हमको पूरे ट्राइब्स कल्चर ही देखने को मिलेंगे, वहां पर आदिवासी ही देखने को मिलेंगे। उनका रहन सहन, उनका खान पान, सब कुछ हमसे एकदम अलग होता है। यही डिफरेंसेस को लेखक समझते थे और समझ करके वो ये देखना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पूरी दुनिया भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाई है, चाहे वो एशियन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो। दुनिया तो मनुष्यों से ही है, मनुष्यों के लिए बनाई है। फिर उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके पूजा, उनका धर्म और उनके खान पान में अंतर के कारण क्या है, क्यों अंतर पाए जाते हैं? तो अंतर का मुख्य कारण पाया जाता है विभिन्न प्रकार के ज्योग्राफिकल सर्कमटेंसेस, स्थितियां परिस्थितियां।
जैसे कोई क्षेत्र होता है वो डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में होता है, कोई ऊंचे पहाड़ों पर बसा होता है, कोई समुद्र के किनारे बसा हुआ होता है, और जैसे हम जैसे लोग हैं वो प्लेन्स मैदानों पर बसे हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कहाँ आता है? मैदानी भाग है, प्लेन्स एरिया है, हम वहां पर बसे हैं। इसलिए हमारे लिए जीवन बहुत सरल है, हमारे लिए लाइफ जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए हम अपोजिट डिफरेंट और कठिन परिस्थितियों को, चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए लाइफ जो है वो बहुत आसान है, सुविधाजनक है। लेखक ने इसी सुविधा और असुविधा, सरलता और कठिनता को समझने के लिए और हमको समझाने के लिए ये पाठ लिखा है, और जीवन भर उन्होंने ऐसी कठिन यात्राएं की है। नेवर थिंक कि उन्होंने यात्रा इसलिए कर ली कि उनको मजा आता था, वो एंजॉय करते थे, वो मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा नहीं करते थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या होता था? ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर है यहाँ तक सबको? हम सबके थ्रू मुझे कंफर्म करेंगे इफ क्लियर। लेखक के बारे में, उनके दोनों नाम, उन्होंने क्यों यात्राएं की है, उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या होता था, लहासा के बारे में, तिब्बत के बारे में, तिब्बत में कौन सा धर्म था। वेरी गुड। काव्या, काव्या अनम्यूट करिए अपने आप को। काव्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आप मेरे को सुन पा रहे हैं काव्या? बोलो, आपकी आवाज आई थी फिर। हाँ, यस मैम। आपको पार्ट क्लियर हुआ, समझ में आया सब कुछ? यस मैम। ठीक है। कहाँ के बारे में पढ़ा हमने इस पाठ के माध्यम से? किस स्थान के बारे में जाना? मैम तिब्बत। वो कहाँ है तिब्बत? यस मैम, क्या बोले? तिब्बत कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? तिब्बत की लोकेशन क्या है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तिब्बत कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? मैंने पूछा तिब्बत की लोकेशन क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है तिब्बत? हाँ तिब्बत कहाँ पर है? जैसे हम बोल रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमको पता है, ठीक वैसे ही तिब्बत कहाँ पर है? यस मैम। वही मैं आपसे, अच्छा चलिए ठीक है। मुदित अनम्यूट योरसेल्फ। मुदित, मुदित अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़ा सा, हाँ अब आ रहा है। हाँ। कहाँ पर है तिब्बत? मैम तिब्बत है मैदानी, पहाड़ी, समुद्री तट, कैसा स्थान है? उसकी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कैसा है वो? मैम, वो हिली एरिया, किस रेंज को कवर करता है? वो माउंटेन किसकी आवाज आ रही है? मैम जो लड़ रहे। उसको म्यूट करके रखिए। इससे क्लास ओके। आर्या, आई एम कमिंग टू यू बेटा। आर्या, आवाज आ रही है? आर्या, एम आई ऑडिबल? यस आर्या बोलो बेटा।